हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पीएससी, यूपी आरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन में उत्तर प्रदेश की परीक्षावाड़ी का लेटेस्ट एडिशन आया हुआ है, जिसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसमें देखा जाए तो आपके 15 चैप्टर इसके कंप्लीट हो गए। पहले को छोड़कर देखा जाए तो 14 है, लेकिन टोटल आपके आज जो चैप्टर कंप्लीट होगा वो 16वां चैप्टर होगा। इसमें आपका जो पहला वाला चैप्टर है वो उत्तर प्रदेश की संक्षिप्तकी के संदर्भ में है, तो जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपकी संक्षिप्तकी को कवर कराया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, तो इसके संदर्भ में पढ़ना है। इसको पढ़ने के पहले आपको बता दें कि आप इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल होगी। तो ये जो है आपकी उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं जिस क्षेत्र के लिए जो योजनाएं आपकी आई हैं उन सभी का इसमें डिटेल में विवरण है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, फिर बाद में इसमें एक दृष्टि में आपकी जितनी भी योजनाएं पढ़ाई जाएंगी उनका एक ओवरव्यू आपका 1 से 2 पेज के अंतर्गत दिया गया है, तो फिर बाद में उसको देखेंगे। चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में आपका सबसे पहले तो SC ST कल्याण के बारे में देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो प्रदेश में SC ST के लिए कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी। 1995 में इसे अलग कर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग की देखरेख इन वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। छात्रवृत्ति योजना, बुक बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना, निःशुल्क बोरिंग योजना, स्पेशल कंपोनेंट योजना आदि इसके अंतर्गत आती हैं। प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में SC ST के लिए 23% सीटें आरक्षित की गई हैं और राज्य विधानसभा में 86 सीटों में SC ST के लिए सुरक्षित की गई। अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने और उन पर होने वाले अत्याचारों को रक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 जो कि वर्ष 1976 में संशोधित तथा अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जिसे वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था को पूरे देश में लागू किया गया। अनुसूचित जाति या जनजाति के मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिए 40 जिलों में विशेष अदालतों का गठन भी किया गया और 3 अक्टूबर 2017 से समाज कल्याण विभाग के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बेटियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। वर्तमान में इस योजना में सरकार प्रति जोड़ा 51,000 रुपये की धनराशि व्यय कर रही है और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य होता है। अब आता है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 25 जून 1976 को की गई थी। यह निगम राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को बनाता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के बारे में, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी और यह निगम प्रदेश में निवास करने वाले गरीब व बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोगों और साथ ही साथ कई स्वरोजगार योजनाओं को संचालित करता है। और इस निगम के द्वारा संचालित कुछ योजनाएं निम्न तरीके से हैं। पहली योजना तो आती है लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनिंग योजना, जो कि जिसका प्रारंभ जो है वह 20 अक्टूबर 2004 को किया गया। इसका उद्देश्य धोबी समाज के आर्थिक विकास हेतु है और वित्तीय सहायता 1 से आपका 2.16 लाख रुपए अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में आपकी देना है। अन्य विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान में धोबी समाज के अलावा सभी अनुसूचित जाति भी इसके पात्र होते हैं। और अब आता है नेक्स्ट कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजनाओं के बारे में कि प्रदेश में गरीब व बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, ऑटोमोबाइल, टीवी, रेडियो मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, टंकणन, आशुलिपि प्रशिक्षण योजनाएं निःशुल्क संचालित की जाती है। साथ ही परीक्षित शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में 600 प्रति माह वृत्तिका दी जाती है। 6 SC ST शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में प्रदेश में इस प्रकार के संस्थान की स्थापना जनवरी 1987 में लखनऊ में की गई। यह संस्थान जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की शोध प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्थापित है। कोचिंग योजना के बारे में कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में छात्रों को IAS और PCS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 7 कोचिंग केंद्र संचालित है। इन केंद्रों के अतिरिक्त प्रतापगढ़ जिले में विमुक्त जातियों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण
केंद्र संचालित है और इन केंद्रों में प्रवेशित छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग, भोजन, आवास, लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है। और ये केंद्र में अधोलिखित निम्न तरीके से है, जैसे कि छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ जो केवल महिलाओं के लिए है, डॉक्टर अंबेडकर IAS PCS कोचिंग केंद्र आगरा और डॉक्टर अंबेडकर IAS PCS केंद्र अलीगढ़, संत रविदास IAS PCS केंद्र वाराणसी में संचालित है। और भी आते हैं जैसे कि IAS PCS कोचिंग केंद्र हापुड़, PCSJ कोचिंग केंद्र आपका प्रयागराज और विमुक्त जातियों के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र प्रतापगढ़ में आते हैं। अब आता है बुक बैंक योजना के बारे में, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार की 50% की भागीदारी से SC/ST समुदाय में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, स्नातक व वाणिज्य आदि में शिक्षा ले रहे बच्चों को महंगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 1978 से 89 में बुक बैंक की योजना चल रही है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जो कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति एवं अन्य सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं हेतु समाज कल्याण विभाग के तहत 94, जिसमें 66 बालक और 28 बालिका सर्वोदय विद्यालय संचालित होते हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय, जो कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के BPL बच्चों हेतु कुल 93 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है। इसमें 60% अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, 25% अन्य पिछड़ी वर्ग और 15% सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रवेश देने की व्यवस्था है। और इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए कराया जाता है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र आदि सुविधाएं राजकीय व्यय पर प्रदान की जाती है। उपरोक्त में 9 विद्यालय केवल SC/ST बालक बालिकाओं हेतु होते हैं। पूर्व दर्शन छात्रवृत्ति योजना, जिसका प्रारंभ जो है वह 1995 में हुआ। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 9 तक के सभी पात्र छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अन्य विशिष्टताओं को देखा जाए तो छात्रों को बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकों का वितरण किया जाता है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, जो कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और इस योजना के तहत 10वीं से ऊपर तक की कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। और इसके अलावा दसमोत्तर छात्रों को बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती है। प्राविधिक शिक्षा के बारे में कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु लखनऊ में 2 और गोरखपुर में 1 पॉलिटेक्निक संस्थान तथा लखनऊ, गोरखपुर व मिर्जापुर में 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति सब प्लान में 2 इंजीनियरिंग तथा 12 IT पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना भी की जा रही है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के बारे में, जो कि एक जनजाति से दूसरी जनजाति में सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियों में भिन्नता होने के कारण प्रदेश में इनके विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं संचालित है। जैसे कि एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चंदन चौकी लखीमपुर, थारू विकास परियोजना बिशनपुर विश्राम बालरामपुर, बुक्सा विकास परियोजना नजीमाबाद बिजनौर, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र, बिखरी जनजाति विकास परियोजना श्रावस्ती, बहराइच व महाराजगंज में आती है। संविधान के अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 के तहत जनजातियों के विकास हेतु केंद्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के माध्यम से व्यय किया जाता है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में बात की जाए, अभी आपने SC/ST समुदाय के बारे में देखा। अब दूसरा समुदाय आता है आपका पिछड़ा वर्ग समुदाय के बारे में। पिछड़ा वर्ग समुदाय में प्रदेश की कुल जनसंख्या में आधे से अधिक यानी कि 54% जनसंख्या पिछड़े वर्ग के लोगों की होती है। 1995 से पहले इस वर्ग के कल्याण कार्यक्रमों का संचालन समाज कल्याण विभाग के अधीन, किंतु 12 अगस्त 1995 को इसके कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। सरकारी सेवाओं, स्कूल और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं। और इसमें मार्च 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अब आता है पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के बारे में कि पिछड़े वर्ग के लोगों के शैक्षणिक उत्थान हेतु निदेशालय द्वारा पूर्व दशम छात्रवृत्ति, दसमोत्तर छात्रवृत्ति, दसमोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति, कंप्यूटर प्रशिक्षण व छात्रावास आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछड़े वर्गों के चहुमुखी विकास में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना सितंबर 1989 में की गई और यह निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की चैनलाइजिंग एजेंसी है और निगम द्वारा अपनी योजनाओं
का संचालन राष्ट्रीय निगम से ऋण लेकर किया जाता है और इस निगम के अंतर्गत महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऋण की स्वर्णिम योजना, महिला समृद्धि योजना, शिक्षा शिल्प संपदा योजना, सक्षम योजना, सूक्ष्म क्रेडिट योजना और कई शैक्षणिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना प्रदेश की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना है जो कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए चलाई जा रही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कल्याण महिला एवं बाल विकास के बारे में। महिला एवं बाल कल्याण के बारे में बात की जाए तो यह प्रदेश में महिला एवं बाल कल्याण के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। इसके लिए एक साल बाद 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की देखरेख में महिला एवं बाल विकास से संबंधित अनेक योजनाएं चल रही हैं। पहली आती है समेकित बाल विकास योजना, जिसे ICDS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका प्रारंभ जो है वह 1975 से केंद्र सरकार की सहायता से है। इसका उद्देश्य जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना है। अन्य विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में 897 बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 1,88,982 आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। अनुपूरक पुष्टाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को और आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 24 नवंबर 2023 को पुनः प्रारंभ की गई हॉट कुक्ड मील योजना, जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म पका भोजन, जो कि प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम उपलब्ध कराया जा रहा है और इसका क्रियान्वयन बाल विकास, पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद विभाग, बेसिक शिक्षा तथा पंचायत राज एवं नगर विकास विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में, जिसका जो प्रारंभ है वह 22 जुलाई 2021 को हुआ। इसका उद्देश्य माता पिता के कोरोना से मृत्यु होने पर निराश्रित बच्चों पर भरण पोषण करना होता है। इसके अंतर्गत आता है और भी इसके अंतर्गत स्पेशलिटी को देखा जाए, मतलब कि महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत, मतलब कि बाल एवं महिला कल्याण में, और आती है उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, जो कि महिला एवं बाल विकास के अधीन। इस निगम की स्थापना 1988 में की गई। निगम द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना, स्वयं सिद्धा योजना, राजीव गांधी नेशनल क्रेंच स्कीम, राष्ट्रीय महिला कोष योजना, प्रियदर्शनी योजना, वृद्ध महिला आश्रम योजना इसके अंतर्गत आदि आती हैं। अब आता है सबरी संकल्प पोषण योजना के बारे में। इसका प्रारंभ जो है अक्टूबर 2017 में प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य महिलाएं एवं बच्चों में कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। इनकी अन्य विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा जाए तो इस योजना का संचालन राज्य के सर्वाधिक कुपोषण के 39 जिलों में किया जा रहा है। यह चयनित जिलों की कुपोषित महिलाओं, बच्चों को सीधे उनके खाते में धनराशि भेजने की व्यवस्था है, जो कि एक राष्ट्रीय पोषण अभियान होती है। सबला योजना के बारे में, इसका प्रारंभ जो है फरवरी 2011 में किया गया। इसका उद्देश्य राजीव गांधी बालिका सशक्तिकरण योजना यानी कि सबला का उद्देश्य स्कूल न जाने वाले किशोरियों, जो कि 11 से 18 वर्ष के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल का विकास करना होता है। समायोजन किशोरियों के लिए योजना के रूप में समेकित बाल विकास योजना के साथ है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ 25 अक्टूबर 2019 को किया गया। इसका संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के लिए और उनके जन्म से स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अन्य विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा पूरी करने पर अलग अलग 6 चरणों में 15,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर इसे 25,000 रुपये कर दिया गया और अधिकतम 3 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार की केवल 2 बेटियां ही इसकी पात्र होती हैं। अब आता है किशोरी बालिका योजना, जो कि फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ पूरक पोषाहार उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होता है। विशिष्ट तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष तक की आयु के स्कूल न जाने वाली किशोरियों को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है और इस योजना के द्वारा स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में कि अक्टूबर 2017 में राज्य सरकार के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। इसमें पात्रता 2 लाख रुपए होती है।
की वार्षिक सीमा वाले परिवार होता है और इनकी अन्य विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये, जिसमें 35,000 नगद, 10,000 रुपये की सामग्री और 6,000 रुपये का आयोजन खर्च दिया जाएगा। विधवा, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी यह विवाह की व्यवस्था की गई है। सामूहिक विवाह के लिए न्यूनतम 10 जोड़ी की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। भाग्यलक्ष्मी योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ वर्ष 2017 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना एवं लिंगानुपात को नियंत्रित करना होता है। अन्य विशेषताओं में देखा जाए तो इसके तहत केवल बीपीएल परिवार की अधिकतम 2 बेटियां ही लाभ के पात्र होते हैं। जन्म के समय सरकार बेटी को 50,000 रुपये का बॉन्ड देती है और जो 21 वर्ष तक की उम्र से बढ़कर 2 लाख रुपये हो जाएगा, और मां को भी 5100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना के बारे में, जो प्रदेश सरकार ने पूर्व सरकार की कन्या विद्याधन योजना की जगह 2017 में मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुई राज्य की लगभग 1 लाख मेधावी छात्राओं को 10-10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। स्वाधार आश्रय गृह योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 2002 में हुआ। इसका उद्देश्य निराश्रित, जेल से अवमुक्त और वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा परामर्श, विधिक सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना होता है। इसकी विशेषताओं में आता है कि यह भारत सरकार के सहयोग से वृंदावन में स्वाधार केंद्र या कृष्ण कुटीर स्थापित करता है और वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में कुल 14 स्वाधार गृह संचालित हैं। 1 अप्रैल 2016 को संशोधित स्वाधार गृह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है वर्ष 2021-22 में हुआ। इसका उद्देश्य महिला एवं बच्चों के कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाना है। अन्य विशेषताओं में देखा जाए तो यह आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों एवं एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए ड्राई राशन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण की व्यवस्था की जाएगी। बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है वर्ष 2020 में हुआ। इसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष की आयु के सभी कामकाजी बच्चों की विद्यालय में वापसी और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। अन्य विशेषताओं को देखा जाए तो योजना का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। वर्तमान में केवल 20 जिलों में 2000 बच्चे इसके लाभार्थी होते हैं। बालकों को 1000 रुपये, बालिकाओं को 1200 रुपये की प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वृद्ध महिला आश्रम के बारे में, कि अकेली और असहाय महिलाओं के लिए प्रदेश के सभी जिलों में वृद्ध महिला आश्रम संचालित किया जाता है। आशा ज्योति केंद्र के बारे में, कि जघन्य हिंसा का शिकार महिलाओं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल विकास, अल्पप्रवास व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु 2015 से प्रदेश के जिलों में रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्रों की स्थापना, हिंसा पीड़ित महिलाओं बालिकाओं जिन्होंने तात्कालीन चिकित्सीय राहत, भरण पोषण या अन्य आर्थिक आवश्यकता के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास सम्मान कोष की स्थापना की गई है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में, कि यह कानून प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक महिला कल्याण की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा दहेज पीड़ित महिलाओं को अनेक प्रकार की सहायता दी जाती है। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के बारे में, कि यह अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में 7 मंडल मुख्यालयों में एक उद्धार कार्यालय है और जहाँ उद्धार के अधिकारी तैनात है और इन कार्यालयों द्वारा समय पर पुलिस की सहायता से वेश्यावृत्ति के संभावित स्थानों पर छापे मार कर महिलाओं को मुक्त कराया जाता है। लिप्त महिलाएं जो हैं इसमें मुक्त कराया जाता है। राजकीय संरक्षण गृह के बारे में, जो कि अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अंतर्गत जनपद वाराणसी और आगरा में वर्ष 1960-61 में एक राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना की गई है। इन गृहों में वेश्यालयों, चलकला गृहों आदि से मुक्त कराई गई महिलाओं बालिकाओं की संरक्षण एवं आश्रय प्रदान किया जाता है। आईपीसी और अन्य अधिनियम के तहत राज्य में 10 जिला महिला शरणालय लिए गए हैं। अब आते हैं राज्य महिला आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना 2002 में की गई। महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण एवं उनके समुचित विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना है। और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, जो कि संशोधन अधिनियम 2013 के गठन, महिला शिकायतों के निस्तारण, सरकार को सलाह देने, महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए किया गया है। वर्तमान अध्यक्ष इसके बिमला बाथम, जो कि अवधि इनकी 3 वर्ष रही है, ये है। किशोर न्याय बोर्ड के बारे में, कि बाल अपराधियों, जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधी के बचपन को संरक्षित करने के उद्देश्य से उनके इन मामलों की सुनवाई हेतु राज्य के प्राय सभी जिलों में इस बोर्ड का गठन किया गया। बंदी काल में इन्हें जेल को बजाय संप्रेषण गृहों में रखा जाता है। प्रदेश के बरेली, आगरा, मथुरा, ललितपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद,
वाराणसी आदि 19 जिलों में राजकीय संप्रेक्षण गृह यानी कि किशोर हैं, जबकि बाराबंकी, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सीतापुर, गाजियाबाद आदि 5 जिलों में राजकीय संप्रेषण गृह यानी कि किशोरी, जो राजकीय संप्रेषण गृह हैं उन्हें किशोरी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत बात करते हैं आपका कि अगस्त 2012 में बाल अपराध संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु न्याय बोर्ड के साथ ही बाल संवाद लोक अदालतों की आयोजित की जाने लगे हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत इसमें 2013 में इस आयोग का गठन किया गया है। राजकीय बाल गृह के बारे में कि शिशुओं के लिए 5 गृह और 10 से 18 वर्ष के बालकों के लिए 10 गृह, बालिकाओं के लिए 4 गृह संचालित होते हैं। परिवार कल्याण के बारे में कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार का नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1957 में लागू किया गया। 1965 में परिवार नियोजन को अलग कर राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो का गठन किया गया और 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण ब्यूरो और 1995 में इसे अलग कर परिवार कल्याण महानिदेशालय का गठन किया गया। इस महानिदेशालय के माध्यम से राज्य में बाल स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधक सेवाएं, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, परिवार कल्याण बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना आदि चलाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण एवं मातृ कल्याण सुविधा हेतु मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी व बुंदेलखंडीय क्षेत्रों में 3000 की आबादी के एक उप केंद्र की स्थापना की गई और इस समय प्रदेश में कुल 15,278 उप केंद्र हैं। नगरीय क्षेत्रों में परिवार कल्याण केंद्रों की 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी केंद्र 1 से 2500, द्वितीय श्रेणी केंद्र में 2,500 से 5,000 और तृतीय श्रेणी केंद्र में 5,000 से अधिक आबादी वाले बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में कि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की। इसके अधोलिखित निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं, जिसमें जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाएं, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि आते हैं। मिशन परिवार विकास योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ अप्रैल 2017 में 57 जिलों में किया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु है। इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक लाना। इसकी विशिष्टताओं को देखा जाए तो यह वर्ष 2022-23 से यह योजना समस्त जिलों में लागू की गई है। इस योजना के तहत परिवार नियोजन हेतु गर्भ निरोधक के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निदान तकनीक अधिनियम 1994 के बारे में कि इसे वर्ष 1994 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या तथा गिरते लिंगानुपात को रोकना होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में, जिसका प्रारंभ तो 12 अप्रैल 2005 को हुआ और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है और यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस कार्यक्रम के द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, लिंगानुपात में वृद्धि, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण तथा टीबी, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस आदि रोगों की रोकथाम पर ध्यान दिया जाता है और वर्ष 2013 में NRHM तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में समायोजित कर दिया गया है। आशा के बारे में, आशा जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ती आशा का चयन किया जाता है। ये समाज या पीड़िता व स्वास्थ्य विभाग के मध्य लिंक वर्कर की तरह कार्य करती हैं और केस लाने पर इन्हें विभाग की तरफ से कुछ धनराशि देती जाती है। आशा की तर्ज पर 2009 में शहरी क्षेत्रों में ऊषा का चयन भी किया जाता है। अब आता है जननी सुरक्षा योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कमी लाना है। इनकी अन्य विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख घटक है और यह कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देती है तथा यह संस्थागत प्रसव कराने पर महिलाओं को सहायता राशि भी प्रदान करती है। अब आता है वृद्धों के कल्याण के संदर्भ में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं कि प्रदेश एवं प्रदेश में वृद्धों के सम्मान में 2001 में वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया और समाज में वृद्धों की गिरती दशा को देखते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में, जिसे 29 दिसंबर 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया गया। इसका उद्देश्य वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसकी विशेषताओं में ध्यान दिया जाए तो उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली फरवरी 2014 में प्रकाशित की गई है। इस नियमावली के अनुसार राज्य में प्रत्येक परगने में एक भरण पोषण अधिकरण गठित करने की व्यवस्था और यह अधिकरण अधिकतम 10,000 रुपये तक भरण पोषण भत्ता विरोधी पक्षकारों को अदा करने का आदेश पारित कर सकेगा। प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण भी गठित किया जा रहा है और प्रदेश में सभी जिलों में 150 सवारियों की क्षमता के वृद्धाश्रम स्थापित करा दिए गए हैं।
माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण विधेयक 2019 में अभी भी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं सहायक जीवन उपकरण प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम द्वारा किया गया और इसकी विशिष्टताओं में आता है कि योजना के तहत वृद्धों को वॉकिंग स्टिक, एल्बो बैसाखी, ट्राइपॉड या क्वाडपॉड, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर आदि मुफ्त प्रदान किए जाते हैं और यह उपकरण कैंप मोड में वितरित किए जाते हैं। वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना के बारे में कि यह केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पोषित या राज्य समाज कल्याण के तहत विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों को 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन की त्रैमासिक किस्तों में दी जाती है। अशक्त एवं वृद्ध गृहों के संचालन के लिए कि प्रदेश में वृद्धों एवं अशक्त पुरुषों के लिए 50 की क्षमता का एक आवासीय गृह लखनऊ, महिलाओं के लिए वाराणसी में एक गृह संचालन किया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा व दैनिक जीवन निर्वहन हेतु भरण पोषण भत्ता दिया जाता है। राजकीय भिक्षुक गृहों के संचालन के लिए कि भिक्षावृत्ति सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 से प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है, जिसके अंतर्गत वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, मथुरा में एक भिक्षुक गृह और फैजाबाद में 2 महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक पृथक भिक्षुक गृह की स्थापना की है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 200 भिक्षुकों की रही है। सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी कल्याण के संदर्भ में जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में बात की जाए तो राज्य के पूर्व सैनिकों, अपंग सैनिकों, शहीदों के आश्रितों के कल्याण हेतु राज्य सैनिक विभाग और उनके अधीन निदेशालय सैनिक कल्याण पुनर्वास स्थापित किया गया। निदेशालय से नीचे जिला कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई और इनके द्वारा संचालित योजना एवं कार्यक्रम आते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों या सैनिक पत्नियों को प्रदेश सरकार द्वारा 6000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद प्रदेश के 98 सैनिकों के विधिक आश्रितों को 7500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। राज्य में रहने वाले उन सैनिकों जिनके राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल या अन्य कोई अलंकरण प्राप्त है को राज्य सरकार द्वारा नगद अनुदान व 30 वर्षों तक वार्षिकी या फिक्स राशि दी जाती है। जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र हेतु अनुदान राशि क्रमशः 52 लाख रुपए, 31 लाख रुपए, 20.8 लाख रुपए, 32.5 लाख रुपए, 19.5 लाख रुपए, 13 लाख रुपए आती है। जबकि वार्षिक राशि में 3.12 लाख रुपए, 2.37 लाख, 1.37 लाख, 1.56 लाख, 1.30 लाख और 0.65 लाख इसकी आती है। पूर्व सैनिकों में केंद्र या राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों में सेवा आयोजित किया जाता है। जिनका सेवा आयोजन नहीं हो पाता है उनके लिए कई रोजगार योजनाएं संचालित हैं। स्वतंत्रता सेनानी को एक सहचर के साथ प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा है। राज्य सरकार के चिकित्सालयों में इनकी निःशुल्क चिकित्सा व भोजन दिया जाता है। सेनानियों के दाह संस्कार हेतु 12,000 रुपये के अनुदान दिए जाते हैं और प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों जिसमें विधवाओं और बच्चों के पुनर्वास और कल्याण हेतु फरवरी 1983 में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि और मई 1989 में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। निराश्रित सेनानियों के लिए लखनऊ व मथुरा में एक सेवा सदन स्थापित किया गया है। आपातकाल के दौरान कारागार में निरुद्ध रहे उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन, निःशुल्क चिकित्सा व निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाती है। दिव्यांग कल्याण के लिए देखा जाए तो दिव्यांग शब्द जो है वह परिभाषा तथा दिव्यांगजन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 जिसे 7 फरवरी 1996 से प्रभावी तौर पर पारित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितंबर 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया और इसका पूर्व नाम विकलांगजन विकास विभाग था, जिसे 26 अप्रैल 2017 को परिवर्तित कर वर्तमान नाम दिया गया। दिव्यांग व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो किसी प्राधिकार चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा या प्रमाणित किसी निःशक्तता से कम 40% तक ग्रस्त हो। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या के 2.08% लोग जो होते हैं वह दिव्यांग है और सर्वाधिक दिव्यांग जिलों की संख्या जो है वह कानपुर में आती है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के बारे में बात की जाए तो यह प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूकबाधित, शारीरिक श्रम रूप से दिव्यांग व निराश्रित व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का ना तो कोई साधन है न ही वे किसी भी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं जिनके भरण पोषण हेतु दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रतिमाह या प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान या पेंशन दिया जा रहा हो। तो इसके अंतर्गत आता है ब्रेल प्रेस की स्थापना के संदर्भ में बात की जाए तो देश में
में मतलब कि प्रदेश में कुल 7 विभागीय दृष्टिबाधित विद्यालय संचालित हैं, जिसमें ब्रेल लिपि में छुपी हुई पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल प्रेस देहरादून के उत्तराखंड में चले जाने के कारण एक नई ब्रेल प्रेस की स्थापना लखनऊ में की गई है। राजकीय दृष्टिबाधित विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि जिसे स्पर्श के नाम से जाना जाता है, कि प्रदेश के लखनऊ में 2 छात्र एवं छात्रा, गोरखपुर में 2 छात्र एवं छात्रा, मेरठ, बांदा, सहारनपुर में कुल 7 दृष्टिबाधित विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्धति से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। राजकीय मूक बधिर विद्यालय संकेत के बारे में, मूक बधिरों की शिक्षा एवं पुनर्वास के उद्देश्य से लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर में एक जिसमें कुल 5 मूक बधिर विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिए जाने के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षण भी दिया जाता है। राजकीय अविकसित मस्तिष्क विद्यालय या ममता के बारे में, कि प्रदेश में मानसिक रूप से अविकसित बालकों या बालिकाओं के लिए एक विद्यालय तथा क्रमशः लखनऊ और प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों और बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा दी जाती है और इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राजकीय असक्षम विद्यालय या प्रयास के बारे में, कि शारीरिक रूप से असक्षम, जो कि मूक बधिर या दृष्टिबाधिकों को छोड़कर बालकों के लिए प्रतापगढ़ तथा लखनऊ में एक विद्यालय संचालित है। कौशल विकास केंद्र के बारे में, कि इसमें अस्थिबाधित विकलांगों को प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से प्रयागराज, उन्नाव, वाराणसी में एक राजकीय कर्मशाला की स्थापना की गई है। दृष्टिबाधित बेरोजगारी, दिव्यांगों को कार्य उपलब्ध कराने और विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर, बांदा में एक आश्रित कार्यशाला का संचालित किया गया है। मूक बधिरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए आगरा में एक कार्यशाला संचालित है और गौतम बुद्ध नगर तथा मुरादाबाद में दिव्यांगों के लिए बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब आता है दिव्यांग विश्वविद्यालय। दिव्यांग विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो यह राज्य सरकार द्वारा 2008 में लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राजकीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसमें 50% सीट दिव्यांगों के लिए और भारत में यह अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। चित्रकूट में वर्ष 2001 में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना निजी क्षेत्र में की गई थी, जिसे वर्ष 2023 में राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट आता है कि अन्य प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अधिनियम को परिवर्तित करते हुए इसके अधिकांश प्रावधानों को लागू कर दिया गया और दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज स्थापित किया गया। विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है और इन्हें कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण योजना के तहत कृत्रिम अंग तथा श्रवण सहायक यंत्र की खरीद हेतु अधिकतम 8000 रुपये, बहुविकलांगता के लिए 10,000 रुपये तक की एक मुश्त सहायता भी दी जाती। दिव्यांगजन को खेल की सुविधा प्रदान कराने के लिए लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना की गई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए लखनऊ छात्र छात्राएं, गोरखपुर छात्र छात्राएं, प्रयागराज एवं मेरठ में कुल 6 छात्रावासों की स्थापना की गई है। साथ ही साथ बात की जाए तो राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 1997 से संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज ट्राईसाइकिल योजना एवं दिव्यांगजन के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण या दुकान संचालन योजना राज्य पोषित योजनाएं हैं। राज्य में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड राज्य की शाखा उत्तर प्रदेश की स्थापना 27 जनवरी 2020 को की गई और गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए एक मनोविकास केंद्र की स्थापना की गई है। वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान की भी स्थापना की गई है और प्रदेश की सेवाओं तथा गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। साथ ही साथ राज्य सेवा के समूह का तथा खा में दिव्यांगों को 4% आरक्षण व आयु सीमा 15 वर्ष की छूट देने की व्यवस्था की है, जिसमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को साधारण क्लास की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, सहारनपुर, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर में 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा 2009 से 10 में बचपन डे केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा है। कुष्ठ ग्रसित लोगों हेतु कुष्ठावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत इन दिव्यांगों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। मानसिक मंदित या मानसिक रूप से रूढ़ दिव्यांगजन हेतु बरेली, मेरठ, गोरखपुर में कुल 3 आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है।
दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण हेतु लखनऊ में 3 केंद्र संचालित किए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में। अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में बात की जाए तो सरकार द्वारा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 27 जिलों जिनमें अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों की जनसंख्या 20% या अधिक है और अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद घोषित किया गया है तथा प्रदेश के 57 विकास खंडों या तहसीलों को शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंड तहसील घोषित किया गया है। और सर्वाधिक अल्पसंख्यक रामपुर जिसमें 50.57% जिले हैं, जिसमें क्रमशः मुरादाबाद, बिजनौर और औरैया का स्थान आता है। अब इसके आगे की बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार के तहत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया और इसके पहले केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी समुदाय को ही अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अल्पसंख्यक संख्या को प्रतिशत के आधार पर वर्णित किया गया, जैसे कि धार्मिक अल्पसंख्यक और जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, जिसमें हिंदू जो है वह 79.73% है, मुस्लिम जो है वह 19.26% आते हैं। इसके बाद सिख जो आते हैं वह 0.3%, ईसाई आती है 0.18%, जैन जो आते हैं वह 0.11%, बौद्ध 0.10, अन्य जो आते हैं 0.01% आता है। और अन्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह 0.01% है। जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है वह 0.24% इसके अंतर्गत आते हैं। अब और भी आते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर ये आपके एक रेशियो को दिखा दिया गया है कि किस धर्म से कितने % आपका इस कम्युनिटी में आते हैं। अब आता है कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के बारे में बात की जाए तो यह 12 अगस्त 1995 को इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि अल्पसंख्यक वर्गों के निहितार्थ विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना 1969 को की गई, जो प्रदेश के अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड, जो किसकी स्थापना 27 अप्रैल 1987 को की गई और इसका उद्देश्य प्रदेश में वक्फ की सुरक्षा एवं विकास एवं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना होता है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के बारे में, जिसकी स्थापना 17 नवंबर 1984 को लखनऊ में की गई और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु होता है। इसकी विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा जाए तो निगम द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए टर्म लोन योजना अपनी अंश पूंजी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम प्राप्त ऋण से संचालित की जाती है। मार्जिन मनी ऋण योजना का संचालन जो है वह प्रदेश सरकार के ऋण प्राप्त करके किया जाता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण या कौशल सुधार योजना, परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलाई जाती है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के बारे में, जिसका गठन 2002 में किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के हज यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करना है। और उत्तर प्रदेश सुन्नी सिन्हा सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बारे में, जिसका गठन 1999 वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया गया है, जिसकी पुनर्स्थापना 2004 से 5 में हुई। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, जिसकी स्थापना 1995 से 96 में की गई। अल्पसंख्यक रोजगार योजना, जिसकी जनवरी 2009 में इसका प्रारंभ हुआ। फिर इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को स्वावलंबी बनाने हेतु इसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण के बारे में बात की जाए तो इसका गठन मार्च 2014 में लखनऊ में किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश के में स्थित वक्फ समितियों के विवादों का निस्तारण हेतु है। अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय कम है और बच्चों के लिए पूर्व दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चलाई जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे गरीब अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मौलाना मोहम्मद अली जोहर छात्रवृत्ति योजना 2005-06 से चलाई जा रही है। इसके साथ ही मेडिकल या इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना 2005 से 6 में चलाई जा रही है। मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA या विश्वविद्यालय शिक्षण संस्था में प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु योजना 2007 से 2008 में संचालित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रावास योजना चलाई जा रही है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रावास योजना चलाई जा रही है। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 2009 को की गई। अरबी फारसी भाषाओं के विकास के लिए अरबी फारसी मदरसा विकास निधि की स्थापना 2001 में की गई। 18 दिसंबर 2008 में राज्य सरकार द्वारा अरबी फारसी मदरसा बोर्ड का भी गठन किया गया। अब आता है युवा एवं खेल कल्याण के बारे में कि प्रदेश में युवा कल्याण के क्षेत्र में पहला कदम 1947 में उठाया गया, जब प्रांतीय रक्षक दल का
गठन किया गया है। उसके उपरांत 1948 में उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 के माध्यम से प्रांतीय रक्षक दल को कानूनी दर्जा देते हुए इसकी भूमिका और उद्देश्यों का पुष्टिकरण किया गया। 1971 में प्रांतीय रक्षक दल का नाम बदलकर प्रादेशिक विकास दल कर दिया गया। खेलकूद, व्यायामशाला और शारीरिक संवर्धन के अन्य मामलों को निर्वहन एवं प्रदेश में युवा आंदोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1956 में युवा आंदोलन संगठन की स्थापना की गई, जिससे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवकों के संगठन एवं युवक मंडल दल बनने लगे। प्रदेश में खेल विभाग और खेल निदेशालय की स्थापना की गई। इसके साथ ही 1974 में उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद के अधिग्रहण कर लिया गया और सरकारी सेवाओं में 2% सीटें जो थी वह खिलाड़ियों के लिए देने की व्यवस्था की गई। लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के बारे में, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों या महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्मण, जो कि 1972 से, और रानी लक्ष्मीबाई वर्ष 2000 से नामक खेल पुरस्कार दिया जाता है। 3,11,000 रुपए की नगद धनराशि तथा लक्ष्मण रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और यह राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है। प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाता है और यह एकल एवं टीम खेलों में अलग अलग दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, कि प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं व राष्ट्रीय खेलों में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार एकल एवं टीम गेम्स में अलग अलग प्रदान किया जाता है। विवेकानंद यूथ अवार्ड, जो कि प्रदेश के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवक एवं महिला मंगल दलों को शासन स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन पर पुरस्कृत किया जाता है। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना, जिसका शुभारंभ 2008-9 में किया गया। इसका उद्देश्य परंपरागत खेलों के प्रति ग्रामीण युवाओं एवं बच्चों के रुझान को विकसित करना होता है। अन्य विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा जाए तो वर्ष 2014 में इस योजना के तहत राजीव गांधी खेल अभियान योजना शुरू की गई और 2016 में यह योजना खेलो इंडिया के नाम से संचालित की जा रही है और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापनाओं का सृजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के बारे में, जिसका स्वीकृति 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा की गई और इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को विकसित करना होता है। इसके प्रमुख घटक के तौर पर देखा जाए तो यह खेल उद्योग का विकास, खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना है, बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं उपयोग, प्रतिभा की पहचान एवं विकास आदि होता है। अन्य विशिष्टताओं के संदर्भ में आता है कि इसका प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण एवं ई स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष का निर्माण किया जाएगा और जनपद स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5-5 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में राज्यों में 14 उत्कृष्टता केंद्र एवं 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु नर्सरी स्तर की खेल अकादमियों की शुरुआत की जाएगी और यह राज्य की पहली खेल नीति होगी। राज्य युवा नीति 2016 के बारे में, जो कि राज्य में 14 से 35 वर्ष की आयु के लगभग 39% युवाओं को राष्ट्रीय मूल्यों पर वाहक बनाने और उनमें एकता एवं सामाजिक सौहार्द की भावना बलवती करने और सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने कर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 8 सितंबर 2016 को पहली बार राज्य युवा नीति 2016 प्रख्यापित की गई। इस नीति का मूल लक्ष्य राज्य के युवाओं का कौशल विकास और उन्हें रोजगार हेतु दक्ष बनाना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बारे में, जो कि 14 से 35 वर्ष के युवाओं को स्वरोजगार पर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार पाने के योग्य बनाने हेतु यह योजना उत्तर प्रदेश में जुलाई 2013 को शुरू की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। इनकी विशेषताओं के संदर्भ में बात की जाए तो यह योजना मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है और योजना के अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं में कौशल प्रशिक्षण द्वारा उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है और योजना के अंतर्गत 2023 और 24 में 1,20,554 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनमें से 52,058 लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा रोजगार कौशल के बारे में, जिसका प्रारंभ सितंबर 2018 में किया गया और इसके उद्देश्य शिक्षित युवाओं, बेरोजगारों और रोजगार तथा व्यवसाय प्रारंभ करने वाले के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इनकी विशिष्टताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं 2 क्षेत्रों उद्योग एवं सेवा में रोजगार या उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय ऋण प्रदान की जाती है। उद्योग क्षेत्र हेतु 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता 6% के बजाय ब्याज ऋण दर पर दिया जाता है। 18 से 40 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को यह धनराशि प्लांट, मशीनरी
कच्चे माल के क्रय, कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस आदि की खरीद हेतु प्रदान की जाती है। श्रमिक कल्याण के बारे में कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के हित का लाभ उपलब्ध कराने, सेवा शर्तों को विनियमित किए जाने, सुरक्षित व स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराए जाने तथा सुनिश्चित वित्तीय लाभ सहित न्यूनतम वेतन व समय से उसका भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए राज्य में वर्ष 1936 में श्रम आयुक्त संगठन का गठन किया गया था। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत विभिन्न कार्यों में लगे मजदूरों की समय समय पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाती रही है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर में औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु राज्य के 16 जिलों में कुल 20 श्रम न्यायालय स्थापित किए गए। कानपुर में 4 तथा गाजियाबाद में 2 न्यायालय हैं। औद्योगिक विवादों में प्रयागराज में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है जिसके अधीन 5, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर न्यायाधिकरण आते हो। श्रमिकों तथा उनके परिजनों को चिकित्सा, खेलकूद, मनोरंजन, सिलाई, कढ़ाई आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में राजकीय श्रम हितकारों की केंद्र की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा 1976 में पारित किए गए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के अनुसार प्रदेश में बंधक श्रमिक प्रथा की समाप्ति की गई और बंधित श्रमिक की गिरवी रखी गई और जायदाद को भी मुक्त कराने के लिए घोषणा कर दी गई और बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 50% केंद्र पोषित योजना चलाई जा रही है। बाल श्रम की समाप्ति बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 16 व्यवसायों, 16 प्रक्रियाओं एवं 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों को नियोजन पूर्णतः वर्जित किया गया और इनके लिए महिला श्रमिकों के लिए 1961 में मातृत्व हित लाभ अधिकरण, 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पास किया गया है और प्रथम के अंतर्गत महिलाओं को सावेतन प्रसूति अवकाश का प्रावधान किया गया है और द्वितीय के अंतर्गत लिंग के आधार पर वेतन में विभेद करने का प्रावधान भी किया गया। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बीड़ी तथा सिगार कर्मकार रोजगार शर्तें अधिनियम 1966 व मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत बाल श्रम का नियोजन प्रतिबंधित है और भवन एवं अन्य संमिश्रण कर्मकार जो कि नियोजन तथा सेवा शर्त विनिमय अधिनियम 1996 तथा सापठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण नियोजन या सेवा शर्त विनिमय नियमावली 2009 के अंतर्गत भवन निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने का कार्य निर्देशक कारखाना कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिक कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जो कि श्रम विभाग द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें शिशु हित लाभ योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, बालिका मदद योजना, मृत्यु और अंत्येष्टि सहायता, दुर्घटना सहायता योजना, गंभीर बीमा सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, सौर ऊर्जा योजना, आवास सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, पेंशन योजना, कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, निर्माण कामगारी पूर्ति विवाह अनुदान योजना आदि इसके अंतर्गत आती है। अब आता है अस्थायी पेंशन योजना के बारे में, जिसको मई 2009 में ये प्रभावी हुई और इसका उद्देश्य पेंशन संबंधी सुधारों हेतु है और इसकी विशिष्टताओं के अंतर्गत देखा जाए तो इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन व महंगाई के योग के 10% के बराबर अंशदान किए जाने और उसी के बराबर धनराशि राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया गया। शिशु हित लाभ योजना के बारे में जो कि 2010 में अधिसूचित की गई और इसका उद्देश्य जो है वह कर्मकार श्रमिकों के बच्चों को पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। इसके विशिष्ट तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो योजना का लाभ दंपति श्रमिकों के 2 बच्चों तक 2 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। और इसमें भी आता है कि पंजीकृत मजदूर में घर बेटी के जन्म पर 12,000 और बेटे के जन्म पर 10,000 रुपये सालाना पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाता है। मातृत्व हित लाभ योजना के बारे में जिसका प्रारंभ 2010 में किया गया, इसका उद्देश्य गर्भवती महिला श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके विशिष्ट तथ्य आते हैं कि पंजीकृत महिला मजदूर श्रमिकों के प्रसव पर 12,000 रुपये दिए जाते हैं और यह धनराशि 2 किस्तों में मिलती है, जिसमें 2 बच्चों तक दी जाती है। बालिका मदद योजना के बारे में जिसका प्रभाव सितंबर 2020 को किया गया, इसका उद्देश्य श्रमिक परिवार में बेटी के जन्म पर आर्थिक मदद हेतु है और अन्य विशिष्टताओं में देखा जाए तो यह पंजीकृत मजदूर के घर बेटी के जन्म पर एक मुश्त 25,000 रुपये की मदद दी जाती है। अक्षमता पेंशन योजना जो कि पंजीकृत मजदूर के कार्य के दौरान विकलांग होने पर 1,000 रुपये मासिक पेंशन जीवन पर्यंत देने की व्यवस्था है। दुर्घटना सहायता योजना जो कि पंजीकृत मजदूर की मृत्यु पर 5 लाख रुपए, स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 2 लाख रुपए की मदद की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बारे में जो कि सामाजिक सुरक्षा का यह कार्यक्रम सर्वप्रथम 1952 में कानपुर में शुरू किया गया और यह योजना विद्युत और गैर विद्युत से चलने वाली कम से कम 10 कर्मचारी वाले कारखानों में लागू है और यह योजना कामगारों व उनके सेवा योजकों के स्थान पर निर्भर करती है और यह योजना राज्य के 37 ऐसे जिलों में संचालित है जहां उद्योगों की बहुलता है। यहाँ बीमांकित श्रमिकों और उनके परिवारों के तहत
चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कर्मचारी कल्याण निगम के बारे में, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। इसका उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं बाजार भाव से कम मूल्य पर उपलब्ध कराने व कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। रोजगार कार्यालय, जो कि प्रदेश में रोजगार कार्यालयों की स्थापना 1975 में शुरू की गई और वर्तमान में राज्य में 90 सेवा योजन कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 57 जिला सेवा योजन कार्यालय, 18 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, 1 व्यवसायिक एवं प्रबंधकीय सेवा योजन कार्यालय, 1 नगर सेवा योजन कार्यालय और 13 विश्वविद्यालय सेवा योजन सूचना एवं मंत्रणा केंद्र आते हैं। इसके अलावा 11 पंजीयन केंद्र भी हैं और राज्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों की रोजगार परकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुल 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र कार्य कर रहे हैं। अब आती है अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में, जिसमें पहली आती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में कि सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया था। इस अधिनियम में 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम मोटे अनाज की आर्थिक सहायता युक्त देय कीमतों पर प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्नों का हकदार है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रथम चरण में जनवरी 2016 से 28 जिलों में लागू किया गया था और द्वितीय चरण में मार्च 2016 में और इसे 47 जिलों में अर्थात कुल 75 जिलों में लागू किया गया। नवंबर 2016 में केरल व तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कर दिए जाने के साथ ही यह अधिनियम देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू हो गया और वर्तमान में इस अधिनियम के तहत कुल 81.34 करोड़ लोग आच्छादित हैं। इसके अलावा उक्त योजना के तहत गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान और बच्चों के जन्म देने के पश्चात 6 माह स्तनपान कराने तक कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार भी होंगी। अब आती है ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना के बारे में, जो कि पूर्वांचल के 6 जिलों जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया तथा बुंदेलखंड के 7 जिलों जिसमें यह योजना मार्च अप्रैल 2007 से लागू है। इस योजना के तहत इन जिलों में कुल मिलाकर 500 बैंक खोले गए हैं और प्रत्येक बैंक में 40-40 लाभार्थी जुड़े हैं। इनके लाभार्थी प्रत्येक 1 वर्ष में 100 किलोग्राम तक खाद्यान्न ऋण के रूप में ले सकता है, जिसे 1 वर्ष के भीतर लौटाना होता है। 13 और जिलों में इस प्रकार के बैंक खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2018 में प्रदेश सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2014 में संचालित समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना केवल उन विधवा, दिव्यांगों, वृद्धों के लिए है जिनके पास आय के कोई साधन नहीं है। इस योजना में पेंशन राशि 1,000 रुपए प्रतिमाह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जो कि उच्च शिक्षा के लिए, जिसका प्रारंभ 2020 में किया गया। इसका उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र में सभी युवाओं को कौशल विकास के साथ रोजगार से जोड़ना है और इनकी अन्य विशेषताओं में आता है कि 22 अगस्त 2023 को गैर तकनीकी क्षेत्र के सभी स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को भी इस योजना से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय की राशि प्रतिमाह 9,000 रुपए, जिसमें 4500 रुपए भारत सरकार, 1,000 रुपए राज्य सरकार और शेष संस्थानों द्वारा की गई है। योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के संस्थानों को सर्वाधिक संख्या में गैर तकनीकी डिप्लोमा एवं डिग्री धारक युवाओं को प्रशिक्षकों के रूप में नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब आता है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 15 फरवरी 2021 को किया गया। यह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करता है। अन्य विशेषताओं में देखा जाए तो युवाओं को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन द्वारा IAS, PCS, IFS, मेडिकल एवं IIT की प्रवेश परीक्षाओं में सहायता होगी और छात्रों को निःशुल्क एवं टैबलेट एवं लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। इस घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, जिसका अनुमोदन 28 जून 2023 को किया गया, शुभारंभ 21 अगस्त 2023 को किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना और इसका लक्ष्य 90 लाख MSME सूक्ष्म उद्यमियों को बीमा कवर करता है। इसके विशेष तथ्य में देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत 18 से 60 साल के सूक्ष्म उद्यमियों की दुर्घटना से मृत्यु तथा स्थायी विकलांगता पर उन्हें या उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया। आंशिक अपंगता की स्थिति में दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 25 नवंबर 2022 को किया गया। इसका उद्देश्य बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान कराकर अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर उनकी आपूर्ति जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करना है। इसका कार्यान्वयन
क्रियान्वयन अगले 5 वर्ष के लिए किया गया। योजना के अंतर्गत प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट लगाने हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है और सामान्य बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50%, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति बुनकरों को सोलर प्लांट की लागत का 75% वित्तीय अनुदान प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10% महिला बुनकरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2.5 लाख पावरलूम कार्यरत है, जिसमें लगभग 5.5 लाख बुनकर जो है वह संलग्न होते हैं। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 29 अक्टूबर 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही इसके साथ आता है कि इसका लक्ष्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्रों में लगभग 4.5 करोड़ कर्मकारों के बीमा लाभ पहुंचाना होता है। योजनाओं के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दुर्घटना बस मृत्यु और स्थायी अपंगता की दशा में 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित यह योजना 6 श्रेणियों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 1 सितंबर 2000 को किया गया और इसका उद्देश्य व्यापारियों को दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा अपंगता में आर्थिक सहायता प्रदान कर व्यापार हेतु प्रोत्साहित करना होता है, जिसका बीमा लाभ पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी अपंगता पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देता है। इसके विशिष्ट तथ्य को इस संदर्भ में देखा जाए तो यह योजना के आरंभ में इसका नाम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना था, जिसका वर्तमान नाम 30 जून 2016 को किया गया। यह योजना जो है वह वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है, जिसमें पूर्व मई 2018 से बीमा राशि 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ 24 जनवरी 2019 को किया गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना और इस योजना के अंतर्गत बढ़ई, दर्जी, नाई, कुम्हार, बुनकर, मोची, स्वर्णकार, लोहार, हलवाई, राजमिस्त्री आदि पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क 6 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणोपरांत यानी प्रशिक्षण के बाद अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु आधुनिक उपकरणों और टूल किट के साथ साथ 10,000 से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख योजना से रिलेटेड आपका जो टॉपिक था इसको फिनिश होता है। टॉपिक फिनिश होता है तो अब इसको जितनी भी योजनाएं पड़ी हैं इनको एक ओवर की नवीनतम जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं जो 2023-24 तक की हैं तो उनको पढ़ लेते हैं। जिसमें पहली आती है जैसे कि आकांक्षी नगर योजना, जिसे 2023-24 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य शहरी नियोजित विकास कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से एवं त्वरित रूप से लागू करना है। पहले चरण में 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन किया गया। दूसरा आता है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि अप्रैल 2020 में शुरू की गई और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के रूप में आरंभ। इस योजना के तहत देश में 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। फिर आता है झलकारी बाई कोरी पावरलूम विकास योजना, जो कि अप्रैल 2023 में शुरू की गई और यह प्रदेश में हथकरघा व वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित इस योजना के द्वारा हथकरघों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है और इसमें हैंडलूम व पावरलूम की स्थापना जिसमें क्रमशः 80% तथा 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। फिर आता है निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ मार्च 2023 को हुआ। इस योजना के तहत मछुआरियां समुदाय या मत्स्य पालकों को नाव जो कि बिना इंजन की, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स, जाल आदि की खरीद पर 40% की सब्सिडी प्रदान करता है। इसने निर्धारित अगले 5 वर्षों की संचालित अवधि में कुल 15,000 मछुआरों के लिए लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब आती है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका शुभारंभ दिसंबर 2022 में हुआ। प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और उनके लिए आवश्यक तालाब, मत्स्य बीज बैंक आदि हेतु अनुदान प्रदान करना है। पीएम श्री स्कूल योजना, जो कि 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई और इसका जो उद्देश्य है वह प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या PMSRI योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास किया जाना है। सारस परियोजना, जो कि 20 सितंबर 2022 को शुरू की गई है, महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना गाजियाबाद में शुरू की गई और इसका योजना को इजराइल तथा एक खुशी नामक NGO की सहायता से चलाई जा रही है। एक जिला एक खेल योजना, जो कि 2022 में शुरू की गई थी। यह प्रदेश में जिलेवार प्रचलित खेलों की पहचान कर उनको बढ़ावा देना हो और एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर आरंभ इस योजना में प्रत्येक जिले में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका शुभारंभ 29 अक्टूबर 2021 को हुआ, यह PM जन आरोग्य योजना के लाभ से वंचित तथा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के प्रति परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है। इसके तहत राज्य के 10.56 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
अनूठी उपचार योजना जो कि 2021 में शुरू की गई है। प्रदेश में कोरोना को टीकाकरण को बढ़ावा देने से संबंधित इस योजना को टीका लगवाने वाले लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसका नवंबर 2019 में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संसाधनों का विकास करना और युवकों को रोजगार और उद्यमिता की ओर उन्मुख करना है तथा ग्रामीण पलायन को रोकना है। इसके तहत 18 से 65 आयु वर्ग के निर्धन लोगों को व्यवसाय हेतु 25 से 35% का अनुदान प्रदान करना होता है। अब आता है एक जिला एक उत्पाद योजना, जो कि 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई और राज्य में सूक्ष्म, परंपरागत तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाना है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जनपद में एक उत्पाद विशेष को चिन्हित कर उसके उत्पादन, विपणन, रोजगार की सृजनशीलता के आधार पर उसे विकसित किया जाएगा। मुखबिर योजना जो कि 24 जून 2017 को शुरू की गई, इसमें प्रदेश के भ्रूण हत्या को रोकना और इस योजना के लिए प्रत्येक जिलों में 3 लोगों, जिसमें एक गर्भवती महिला, एक सहायिका एवं एक मुखबिर की एक टीम बनाई जाती है, जो कि कन्या भ्रूण हत्या करने वाले अस्पतालों पर पता लगाएगी और जिस पर उस टीम को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नया सवेरा योजना जो कि जून 2017 में शुरू की गई, इसमें प्रदेश में बाल श्रम में संलग्न बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें बाल श्रम से कराकर उनका शैक्षणिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास करना है और योजना के राज्य के बाल श्रम में सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों को सम्मिलित किया गया। मिशन परिवार विकास जो कि 11 जुलाई 2017 को शुरू किया गया और इस योजना की शुरुआत अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर में की गई और योजना का उद्देश्य अधिक प्रजनन दर जो कि 3 या से अधिक वाले जिलों में परिवार कल्याण जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना है। प्रकाश है तो विकास योजना जो कि 25 दिसंबर 2017 को की गई और इस योजना का आरंभ मथुरा जिले में किया गया। इसमें योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों, जिसमें 35,000 रुपए वार्षिक आय से कम, मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुरानी प्रमुख कल्याण योजनाओं के बारे में, जिसमें आते हैं हौसला पोषण जो कि जुलाई 2016 में की गई, इसमें प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित है। श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना जो कि मई 2015 में शुरू की गई, जिसमें कर्मगार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान करना है। श्रमिक मध्याह्न योजना जो कि मई 2015 में शुरू की गई, जिसमें निर्माण कर्मगारों या श्रमिकों को निर्माण कार्यस्थल के नजदीक से सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना। समाजवादी पेंशन जो कि नवंबर 2014 में शुरू की गई है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले भूमिहीन, एकल महिला तथा दिव्यांगों के लिए है। समाजवादी एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा जो कि सितंबर 2012 में शुरू की गई और यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के लोगों को निःशुल्क सेवा देना है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन जो कि जुलाई 2022 में है, यह लाभार्थी परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह 400 रुपए की सहायता राशि देना। सचल पालना गृह योजना जो कि श्रमिक महिला को बच्चों में 0 से 6 आयु वर्ग की देखभाल करना। महामाया गरीब कमालिका आशीर्वाद जो कि फरवरी 2009 में शुरू की गई, यह गरीब महिला या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में वैक्स विवाह, प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित है। सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद जो कि फरवरी 2009 में शुरू किया गया है, गरीब परिवार की लड़कियों को शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अब आती है सलोनी स्वास्थ्य किशोरी जो कि आपकी दिसंबर 2008 में शुरू की गई है। 18 से 19 वर्ष की बालिकाओं के स्वास्थ्य में गिरावट हेतु रोकने हेतु है। व्यापारी दुर्घटना बीमा जो कि नवंबर 2008 में शुरू की गई, इसमें मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जो कि अक्टूबर 2007 में की गई थी और इस योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए दिया जाएगा। बालिका श्री जो कि 2006 से 2007 में शुरू की गई और यह SC ST की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि सितंबर 2005 में शुरू किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु है। निःशुल्क स्कूली ड्रेन योजना जो कि सितंबर 2005 में की गई, यह प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों जिसमें कक्षा 1 से 8 में छात्र नामांकन एवं उनकी उपस्थिति दर को बढ़ाना है और इसके तहत सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क 2 जोड़ी स्कूली ड्रेस का वितरण किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो कि अगस्त 2004 में शुरू की गई थी, है आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों को SC ST OBC अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना और अप्रैल 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर लिया गया। अनुदान योजना जो कि 2003 से 2004 में है, अनुसूचित जाति की छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म व साइकिल उपलब्ध कराना है। स्वयं सिद्धा 2001 में, जिसमें पूर्व में इंदिरा महिला योजना के नाम से संचालित भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। शिक्षा मित्र जो है वह 2000 से 2001 तक है। वह प्राथमिक शिक्षा में ग्रामीण शिक्षा समिति की सक्रिय भागीदारिता को सुनिश्चित करता है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना जो कि 1999 से
2000 में शुरू की गई इस विकास निधि के माध्यम से विधायकों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास संबंधी कार्य कराए जाते हैं। योजना के आरंभ में विधायिका हेतु 15 लाख रुपए प्रावधानित किए गए हैं, जिसमें क्रमागत 2016 से 17 में 1 करोड़ और 2019 में 2 करोड़ और फरवरी 2020 में 3 करोड़ और 2023 में 5 करोड़ कर दिए गए। बालिका समृद्धि योजना जो कि अगस्त 1997 में शुरू की गई है, बीपीएल परिवार की बालिकाओं के लिए है। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना जिसकी शुरुआत 1988 में की गई है, बाल श्रमिकों के पुनर्वास से संबंधित इस योजना का समायोजन वर्ष 2021 में समग्र शिक्षा अभियान में कर दिया गया। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना जो कि 1981 में शुरू की गई है, नगरीय क्षेत्र के बेरोजगार अनुसूचित जाति के युवक या युवतियों को दुकान निर्माण हेतु अनुदान या ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है और अप्रैल 2007 में सर्व शिक्षा अभियान में से समायोजित कर लिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना जो कि 1980 से 81 में संचालित है, अनुसूचित जाति के गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा उद्यम स्थापित करने हेतु 20,000 से 15 लाख रुपए तक की कृषि या आकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं पर अनुदान एवं वित्तीय ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना जो कि 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी, यह स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो इससे रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला आता है कि अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ है, तो ये आपका वाराणसी में। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है, लखनऊ में। नेक्स्ट आता है कि लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल दिव्यांगों के लिए हैं, तो ये आती हैं आपकी 50%। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था, तो ये आपका 2013 में। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को क्या कहा जाता है, तो ये आता है आपका स्पर्श, तो ऑप्शन डी है। सबरी संकल्प योजना किसके लिए है, तो यह जो योजना है ये आपकी महिलाओं एवं बच्चों के लिए है। नेक्स्ट आती है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई है, यह किसके लिए, यह आपकी 2017-18 से शुरू की गई है। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका लखनऊ में। नेक्स्ट आता है कि राज्य के प्रत्येक विधायक को अपने विधानमंडल क्षेत्र में विकास हेतु प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, तो कितने दिए जाते हैं, 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आता है कि अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है, तो अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ हुआ है, रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी केंद्र सरकार की योजना नहीं है, तो केंद्र सरकार की जो योजना नहीं है वो आती है आपकी गंगा एक्सप्रेस वे, जिसमें आपकी मनरेगा, सबला और जीएल नेहरू, ये सब आपकी केंद्र सरकार की योजना है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना था, तो ये अधिनियम आपका 1989 में बना। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, तो ये आपका 1993 में गठित हुआ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये आपकी 2021 में। नेक्स्ट आता है कि समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिसे प्रति माह 1,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है, शुरू किया गया था कब, 1 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना संचालित है, तो ये कब की गई थी, ये आपकी 1975 में। प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया, कब किया गया, 1947 में। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो अल्पसंख्यक का दर्जा आपका थारू जनजाति को प्राप्त नहीं है। वंदे मातरम योजना संबंधित तो ये किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना को किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था, तो ये जो योजना है इसे 2021 में। निम्न में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य मातृ मृत्यु दर व नवजात मृत्यु दर में कमी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 जो है वह योजना है, दूसरा आता है प्रारंभ वर्ष। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपको बताना है कि किससे कौन सम्मिलित है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना है वह 2020 में शुरू की गई थी। फिर आती है आपकी जो मुस्कान स्कीम है, इसे 2021 में। मिशन इंद्रधनुष को आपका शुरू किया गया था 2018 में, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को 2014 में। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन ए आपका सही होता है। या फिर नेक्स्ट आता है आपका, और इसके साथ ही आपका ये अंतिम क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में संबंधित है, तो अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आपकी सिर्फ योग की योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित आती है, अनूठी उपहार योजना, तो ऑप्शन सी होगा कि केवल 1 होगा। यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है ग्राम्य या नगरीय विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल होगी। धन्यवाद।